इसका भी कर लेते हैं। आपको याद होगा कि जब एक गाना था कि जब हर दूसरे दिन अपोजिशन का कोई ना कोई फर्द गिरफ्तार हो रहा था, तो ऐसे में एक हवा चली थी, जराए से खबर आना शुरू हो गई थी कि जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब और ख्वाजा सलमान रफीक ने गिरफ्तार होना है। फिर वो गिरफ्तार हुए, 16 महीने तक वो दोनों गिरफ्तार रहे। एक हाउसिंग सोसाइटी का मसला था और इस पर जाहिर है वो ये कहते रहे कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं, हमने कुछ नहीं किया। साद रफीक साहब इस पर ये कहा करते थे, हमारे खिलाफ अदालत में कोई सबूत नहीं दिया गया। मुझे और सलमान साहब को एक हाउसिंग स्कीम का मालिक साबित करने की कोशिश करते हुए 1.5 साल से लगेदा जा रहा है। अदालतों का एहतराम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और इस पर उनके जो मुखालफिन हैं वो इसके मुखालिफ राय दिया करते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सूबे पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब ने इस केस के हवाले से ये राय ज़नी फरमाई थी। ये कहा था, ख्वाजा बरदरान जो हमटी डमटी हैं, इन्होंने जनाब किस तरीके से जो है वो खरीदो फरोख्त की ज़मीनों की दबा के, डरा के, झुका के, और स्पेशली 2008 के बाद जब इनकी हुकूमत आ गई, करप्शन और बददियानती के जो इन्होंने चौके छक्के मारे हैं, उसकी वजह से आज इनको ये स्टेटस मिला है। तो अब इनकी पूछ प्रतीत होगी तो ये कहते हैं जी जमहूरियत खतरे में। तो ये अरेस्ट हुए, फिर नैब में रहे, फिर जमानत के लिए अप्लाई किया, फिर जमानत मुस्तरद हुई, फिर हायर फोरम में अप्लाई किया, बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो कि ज़ाहिर पाकिस्तान का हाईएस्ट अदालती फोरम है, उसने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक साहब को दी जमानत। आज उस केस का आया है तफसीली फैसला और इसके कुछ निकात हम आपसे शेयर करते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है। जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने यह फैसला तहरीर किया है और इसमें क्या कहते हैं ज़रा आप भी सुनिए। कहते हैं जनाब इस केस के हवाले से कि हमें यह बताया गया, इसका मफहूम यह है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमानी बल्कि मफहूम यह है कि बड़े पैमाने पर अवामी शिकायत की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू की गई कि ख्वाजा साद रफीक, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये शिकायत आई थी कि ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक और कुछ और लोगों ने एक हाउसिंग स्कीम बनाम पैरागॉन सिटी प्राइवेट लिमिटेड शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने बताया कि हमें यह बताया नैब ने कि हमने इस बुनियाद पर कार्रवाई शुरू की थी। इल्ज़ाम यह था, अब पहले इल्ज़ाम बताएं क्विकली, कि इल्ज़ाम यह था कि इस प्रोजेक्ट को LDA की मंजूरी के बगैर लॉन्च कर दिया गया है। फिर कहा कि इल्ज़ाम यह भी था कि प्रोजेक्ट की मंजूरी में जाली दस्तावेजात का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने आगे जाकर अपने फैसले में बताया कि पूरी समाअत के दौरान कोई एक भी जाली दस्तावेज पेश ही नहीं की गई। फिर कहा गया कि इल्ज़ाम यह भी था कि इस प्रोजेक्ट में सरकारी ज़मीन का भी गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया है। इल्ज़ामात की तफसीलात बताते हुए कहा गया कि यह भी इल्ज़ाम था कि प्रोजेक्ट के लिए इस ज़मीन का कुछ हिस्सा गैर कानूनी तौर पर 2 लोगों से हथियाया गया। उन 2 लोगों के नाम भी लिखे हैं फैसले में। और कहा गया कि साद रफीक और सलमान रफीक इस कंपनी के बेनिफिशियल ओनर हैं, इस कंपनी के मालिक हैं साद रफीक और सलमान रफीक। लेकिन आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले में बारहा यह लिखा कि नैब ये बुनियादी बात ही साबित नहीं कर पाया, यानी नैब ने ऐसी कोई दस्तावेज या ऐसा कोई मवाद ही नहीं दिखाया जिससे साबित हो कि साद रफीक और सलमान रफीक का इस कंपनी से कोई ताल्लुक भी है। यानी जिस कंपनी से ताल्लुक जोड़कर सारे इल्ज़ामात थे और साद रफीक कहते रहे कि मेरा इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नैब ने ऐसा कोई एक भी डॉक्यूमेंट ही नहीं दिखाया जिससे यह साबित हो कि इस कंपनी से इन दोनों भाइयों का किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक है। क्या बताया नैब ने अपने इस दावे के सबूत के तौर पर? इस इल्ज़ाम में कि साद रफीक और सलमान रफीक पैरागॉन सोसाइटी के मालिक हैं, इस इल्ज़ाम में सबूत के तौर पर जो वाहिद चीज़ पेश की गई वो एक वादा माफ गवाह जिसका नाम था कैसर अमीन बट, उसका बयान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जिस अंदाज से वादा माफ गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया, हम इस पर हैरान हैं, हम इस पर परेशान हैं। कहा कि इससे अंदाज़ा होता है कि प्रोसिक्यूशन के लिए, नैब के लिए शफाफियत, बराबरी और कानून का एहतराम कितनी अहमियत रखता है। अटर डिसरिगार्ड फॉर लॉ, ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जज साहब ने नैब के लिए। साथ में ये भी कहते हैं कि जब इस वादा माफ गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया तो पटिशनर्स यानी कि साद रफीक और सलमान रफीक, उनको इस बारे में आगाही नहीं किया गया कि वादा माफ गवाह का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है और उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन के बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। कहते हैं कि अदालत एक केस में से पहले ये ऑब्जर्वेशन दे चुकी है, हुदैबिया केस में, कि वादा माफ गवाही देने वाले के बयान के वक्त मुल्जिमान का वहां मौजूद होना जरूरी है फिजिकली, लेकिन इस केस में मुल्जिमान को बताया ही नहीं गया और वादा माफ गवाह का बयान उनके खिलाफ रिकॉर्ड कर लिया गया। कहा कि कुल 8000 खरीदार थे इस पैरागॉन सोसाइटी में, 8000 खरीदार थे, जिसमें से 68 लोगों ने, 68 लोगों ने शिकायत दर्ज की और उन 68 में से भी 62 लोगों का मामला तय पा गया था। अदालत कहती है कि हमें यह बात ही वाज़ेह नहीं हो सकी कि आखिर वो बात क्या थी, वो कौन सी बात थी जिसने नैब को इस केस में मुतहर्रिक किया।
कहती है अदालत कि नैब ने कभी कहा कि तहकीकात के नतीजे में यह बात सामने आई कि बड़े पैमाने पर अवाम को लूटा गया, इसलिए हमने केस आगे बढ़ाया। और नैब ने कभी यह कहा कि अवामी शिकायत के नतीजे में कार्रवाई शुरू की। नैब का मौक़िफ़ भी क्लियर नहीं रहा और इस मुल्क के अवाम को बार बार उनके बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब आगे इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी फैसले में इस फैसले से हटकर यह लिखा है कि जब भी इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए कोशिशें की गईं, उसे भरपूर ताकत से नाकाम बना दिया गया। गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ से बार बार बराह रास्त गैर आइनी मुदाखलत और हेरा फेरी, मैनिपुलेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और मैनिपुलेशन की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि ऐसा मुआशरा जिसमें मसावात हो अभी दूर का ख्वाब लगता है। एक शेर भी लिखा उन्होंने, कहा अब तलक तो देख ना पाए, देखना हम जो चाहते थे। ये केस, इस केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कहा कि यह केस बुनियादी हुकूक रोंदे जाने की एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इस केस में नैब का रवैया वाज़ेह तौर पर बताता है कि नैब किस तरीके से कानून को नज़रअंदाज करता है। और साथ ही अदालत ने हवाला दिया इस बात का कि नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9 के मुताबिक अगर नैब का कोई तहकीकातकार इन्वेस्टिगेटर किसी केस के दौरान गलत मालूमात दे तो उसे 10 साल कैद हो सकती है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 10 साल की। अदालत ने कहा कि बादियो नज़र में इस बात पर यकीन करने की कोई ऐसी ठोस वजह नहीं कि पटिशनर्स ने कोई ऐसा जुर्म किया हो जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ नैब ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की जा सके। करप्शन के खिलाफ कवानीन को सियासी मुखालिफ का बाजू मड़ोड़ने के लिए पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया ताकि उन्हें आर्जी तौर पर ही सही मंजरनामे से हटाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान में करप्शन के कवानीन को इस तरह इस्तेमाल किया गया कि सियासी मुखालिफ का बाजू मरोड़ा जाए और टेम्पररी सही उसको कम अज़ कम सियासी मंजरनामे से हटाया जा सके। इन कवानीन को कामयाबी से सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अदालत कहती है बोनों को सेलेक्ट किया गया, परवरिश की गई, मंजर आम पर लाया गया, ताकत दी गई, बदनाम और जराइम पेशा अफराद को मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात किया गया और कहा कि रियासत का कोई भी इदारा इस अमल से दूर नहीं रहा, सब के सब इसमें मुलविस रहे। नैब ऑर्डिनेंस के बारे में अदालत कहती है कि नैब ऑर्डिनेंस आगाज से ही मुतनाज़ रहा। नैब के इम्तियाजी रवैये की वजह से लोगों का नैब पर एतमाद मजरू हो गया है। नैब, अदालत ने कहा कि नैब सियासी तफरीक की एक समत, पॉलिटिकल डिवाइड की एक तरफ, सियासी तफरीक की एक समत कार्रवाई करने से गुरेजा रहता है। सियासी तफरीक की एक तरफ कार्रवाई नहीं करता नैब, हालांकि उस तरफ बड़े बड़े माली स्कैंडल्स के इल्ज़ामात हैं, जबकि सियासी तफरीक की दूसरी तरफ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और महीनों या सालों तक लोगों को गिरफ्तार रखा जाता है। हालांकि कानून के मुताबिक नैब ट्रायल को 30 दिन में मुकम्मल करने का पाबंद है। नैब के गैर पेशा वाराना और गैर मुखलिसाना रवैये की वजह से इसका कन्विक्शन रेट इतना कम है। नैब के इसी रवैये की वजह से लोग भी नैब पर तनकीद करते हैं। यूरोपीय कमीशन ने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो नैब को मजीद आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी दे। और आखिर में अदालत कहती है गिरफ्तारी, किसी भी शख्स को गिरफ्तार करना एक बड़ा संजीदा मामला है और इसे गिरफ्तारी को हिरासा करने के हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गलत सज़ा का नतीजा गलत रिहाई से ज़्यादा बुरा होता है। रॉन्ग एक्विटल वर्सेस रॉन्ग कन्विक्शन। किसी इंसान की गिरफ्तारी उसे नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाती है। आम तौर पर लोग होते हैं, आवाम होती है, वो सज़ा के बगैर गिरफ्तारी या सज़ा के बाद गिरफ्तारी, इसका फ़र्क तक नहीं समझते। यानी कि तासुर लोगों में जाता है कि अगर कोई गिरफ्तार हुआ है तो यकीनन जुर्म किया होगा तभी गिरफ्तार हुआ है ना। लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि बहुत सारे लोग इस बुनियाद पर गिरफ्तार हैं कि उन पर इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम साबित ही नहीं हुआ होता, इस बुनियाद पर लेकिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर में अदालत कहती है अदालतों को अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, ख़ास तौर पर उस वक्त जब बात लोगों के बुनियादी हुकूक की हो। जब तक हम जमहूरी अक़दार पर मबनी कल्चर को फ़रोग़ नहीं देंगे, मसावात पर मबनी मुआशरा एक ख्वाब ही रहेगा। बकौल जालिब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जुल्म रहे और अमन भी हो। क्या मुमकिन है? तुम ही कहो। ये आज के इस फैसले का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कुछ डिटेल्स थी जो कि साद रफ़ीक साहब के हवाले सुनाया गया। जुल्फ़ी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी साहब के जिनकी खुद की भी डुअल नेशनैलिटी है और इस हवाले से उन्होंने कमेंट भी फरमाया, अभी मुस्कुरा भी रहे हैं इस बात, ज़रा उनसे हम मासूमाना सवालात करते हैं ब्रेक के बाद।